आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है और इस पे अब कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। राहुल गांधी भाई फ्रंट फुट पे हैं, सरकार को कायदे से घेर रहे हैं इस समय। तो कंट्रोवर्सी ओवर चाइना मेड स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया कि भाई ये जो स्टैचू है ना, ये तो मेड इन चाइना है। तो हम बात करेंगे इसकी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बहुत बड़ा सिटिंग स्टैचू है आचार्य रामानुजाचार्य का, जो कि भक्ति मूवमेंट के पॉनियर रहे हैं। तो हम इनके बारे में तो बात करेंगे ही। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी। हैदराबाद में इसको इनॉग्रेट किया था। और आपको बता दूं कि इस पे हमने ऑलरेडी लेक्चर बनाया, सौरभ सर ने, जो हमारी नई फैकल्टी है, तो उन्होंने इस लेक्चर को बनाया है। तो पहले आप स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी ले लीजिए। भाई इसकी जो मूर्ति की 108 फीट, सिर्फ मूर्ति की बता रहे हैं, ऊंचाई है। कुल ऊंचाई 216 फीट है, यानी कि दुगनी। तो कुल ऊंचाई जो है 216 फीट। रामानुजाचार्य का जो स्टैचू है, जो मूर्ति की सिर्फ ऊंचाई है 108, और अगर आप इसको भी जोड़ लो तो ये 216 हो जाएगी। कमल पंखुड़ियां 54 लगाई गई हैं। उसके बाद फिर एलिफेंट्स, पंखुड़ियों के नीचे एलिफेंट्स 36 लगाए गए हैं। आप देख ही सकते हैं ना, ये पूरा का पूरा। फिर ये कमल पंखुड़ियां, देन शंख और चक्र 18 लगाए गए हैं। देखने लायक है ये स्टैचू भाई, देखने लायक है। आचार्य रामानुजाचार्य के बारे में आपको पता ही है। 1017 में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। भक्ति मूवमेंट पे मैंने लेक्चर लिया है, आप जरूर देखिएगा। अगर भक्ति मूवमेंट की बात करें तो भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था 7th सेंचुरी में, साउथ में शुरू हुआ था। देखिए, वैदिक पीरियड आया। वैदिक पीरियड हमारा 1600 से 600 तक रहा। अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। वेदों से अथॉरिटी ड्रॉ होती है हमारी। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, लेटर वैदिक पीरियड में कास्ट आ गई, 4 कास्ट, ठीक है, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो कास्टिज्म भी आगे बढ़ने लगा। अब जब कास्टिज्म आगे बढ़ने लगा, गुप्ता पीरियड आया तो उसमें फ्यूडलिज्म आ गया। तो पंडितवाद बहुत ज्यादा हो गया। मतलब कुछ भी आपको करना है, आपको पंडितों की जरूरत पड़ेगी। प्रीस्ट होते थे, ये हेड होते थे। और एक ऐसा समागम बना कि अगर मान लीजिए कोई लोअर कास्ट है या कोई शूद्र है, अब उसको पूजा करनी है तो आप पूजा नहीं कर सकते। यहां पे जो लोएस्ट स्ट्रेटा था, उसको पूजा करने, वेदों का उच्चारण करने, इन सब की मनाही थी। और जो बड़े लोग थे, अगर आपको कुछ भी कराना है, अगर आपको आत्मा की शांति का पाठ कराना है, अगर आपको यज्ञ कराने समय यज्ञ होते थे, तो आपको पंडितों की जरूरत पड़ती थी। और ये पंडित बोलते थे आप उधर चले जाओ, इधर चले जाओ, ठीक है, आपको दूर जाना पड़ेगा, आप हिमालय चले जाओ, आप, ये सब होता था। अच्छा खासा पैसा खर्चा करो। भक्ति मूवमेंट में क्या हुआ? भक्ति मूवमेंट जब आदि शंकराचार्य आए तो उन्होंने, साउथ से ये शुरू हुआ, उन्होंने बोला बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक इंसान चाहे कहीं पे भी बैठा हो, चाहे किसी धर्म का भी हो, वो चाहे किसी कुल का हो, वो घर पे बैठे बैठे भगवान का स्मरण कर सकता है। अब ये भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ, ठीक है। भक्ति मूवमेंट साउथ से शैविज्म, वैष्णविज्म, द्वैत, अद्वैत, बहुत सारे डायनेमिक्स निकल के आए। लेकिन जो मेन चीज थी, बाद में सूफिज्म भी भाई, वो भी भक्ति मूवमेंट का एक पार्ट था। जो मेन चीज थी, गाना, भजन, नृत्य, भगवान में डूब जाओ। तो आदि शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य ने इस भक्ति मूवमेंट को बढ़ाया और इन्होंने इक्वालिटी को खत्म किया। वासुदेव कुटुंबकम का नारा ही इन्होंने दिया है, यह बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद गुरु नानक, मीराबाई, कबीर, संत कबीर, बहुत सारे लोग, बासावन्ना, भक्ति मूवमेंट से जुड़ते गए। और 15th सेंचुरी आते आते भक्ति मूवमेंट पूरे भारत में फैल गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है भक्ति मूवमेंट का इक्वालिटी को मिटाने में। तो रामानुजाचार्य का नाम बहुत 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 बड़ा है, तो इसीलिए इसका नाम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी रखा गया है। बहुत बड़ा स्टैचू है। अब आप ये देख लीजिए, पूरा कैंपस 200 एकड़ में फैला है, बल्कि जो स्टैचू है उसकी साइट 40 एकड़ में है। 42 फीट लंबा इसमें म्यूजिकल फाउंटेन है। दिव्य देशम के अलावा यहां पे 42 फीट लंबा म्यूजिकल फाउंटेन भी, यहां ये जो म्यूजिकल फाउंटेन है चाइना से आया है। इसके जरिए
रामानुजाचार्य की लीलाओं को दिखाया जाएगा। म्यूजिकल फाउंटेन, खूबसूरत म्यूजिकल फाउंटेन, म्यूजिक के हिसाब से वह फाउंटेन अपना कलर चेंज करती है, तो रामानुजाचार्य की जो लीलाएं थी उनको दिखाया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे, हनुमान जी और गरुड़ की मूर्ति, वो भी 18-18 फीट ऊंची देखने को मिलेगी। पूजा के लिए 120 किलो सोने से मूर्ति बनाई गई है। यहां पे पंच धातु, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, जिंक, ये पंच धातु होते हैं ना, द प्योरेस्ट, इनका इस्तेमाल किया गया है। बहुत खर्चा आया, बहुत ज्यादा खर्चा। बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये जो खर्चा है ना, ये सरकार ने फंड नहीं, ये पता है कैसे, ये डोनेशन के माध्यम से हुआ है। 1000 करोड़ चंदा इकट्ठा किया है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, देश के बाहर से लोग, हर किसी ने यहां पे पैसा दिया है। 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं। 2012 में जब कांग्रेस सरकार थी, तब इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया था। संत रामानुजाचार्य के बड़े स्टैचू के नीचे उनकी एक छोटी मूर्ति स्थापित की गई है। ऐसा माना जाता है कि वो 120 साल जिए। इसके लिए इस मूर्ति को 120 किलो सोना लगा है। ठीक है, तो बहुत ही भव्य ये स्टैचू है। फिर मिट्टी की 14 मूर्तियां जो हैं वो बनाई गई हैं। अलग अलग मूर्तियों को बेस्ट पार्ट से नई मूर्ति बनाई गई। तो ये काफी चीजें हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। फिर ये देख लीजिएगा कि बेंगलुरु में इसकी 3D स्कैनिंग हुई। अब इस मूर्ति को, पहले तो यही होता ना कि पहले तो एक मैप तैयार होता है, फिर उसकी प्रॉपर उसका लेआउट होता है, और उसके बाद फिर उसको मूर्ति का आकार दिया जाता है। तो इस मूर्ति को स्टैचू में हूबहू बदलने का टास्क था, इसलिए बेंगलुरु में इसकी 3D स्कैनिंग की गई। ठीक है, कि चलो लेआउट तो हो गया, पेज पे तो हमने सब बना लिया, लेकिन इसको एक्चुअली में कैसे बनाएं। सॉफ्टवेयर के जरिए एक मॉडल, कंप्यूटर में प्रॉपर मॉडल तैयार किया। ऑटोकैड इसके लिए यूज होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। शास्त्रों में शरीर के जो लक्षण बताए गए हैं, उसी हिसाब से सभी अंग बनाने जरूरी थे। शास्त्रों के जानकार प्रसाद स्थपति ने अपने इनपुट्स दिए और आर्किटेक्ट के साथ स्केचिंग की। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा इसके बारे में, मतलब स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के बारे में। फिर 108 वैष्णव मंदिर बनाए गए हैं। संत रामानुजन में वैष्णव संप्रदाय के लिए 108 दिव्य देशम, भगवान विष्णु के वो 108 मंदिर जहां 12 अलवर यानी कि तमिल संतों ने तीर्थ किया था। आपको पता है ना, हिंदुइज्म में सेक्ट है, शैविज्म भगवान शिव, वैष्णविज्म, शैविज्म नायनर्स, और वैष्णविज्म भगवान शिव को पूजने वाले अलवर्स। देन देयर इज शक्तिज्म, देन देयर इज समर्थिज्म। 108 में 105 मंदिर भारत में और एक नेपाल में है, बाकी 2 अन्य किसी स्थान पर माने जाते हैं। ठीक है, तो अब चाइना का कनेक्शन क्या है। अब यहां पे यह बोला जा रहा है कि 3 मेंबर्स की टीम चीन गई। एक्चुअली में चाइना में बहुत बड़े बड़े स्टैचू बने हैं, ये आपको पता ही है, भव्य स्टैचू बने हैं। तो जैसा कि पता है कि बिडिंग होती है प्रोजेक्ट्स के लिए, तो चाइना की कंपनी ने बाजी मारी। 3 मेंबर्स की टीम जो है वो चीन गई। यहां पे ये वहां जिस कंपनी में सरदार पटेल का स्टैचू बन रहा था, उससे बात नहीं जम पाई, तो इसीलिए दूसरी कंपनी को, ये अभी मैं आपको बता दूंगा, एरोसॉन कॉर्पोरेशन के साथ मूर्ति बनाने का एग्रीमेंट 14 अगस्त 2015 में हुआ। 2016 से कंपनी ने स्टैचू बनाना शुरू किया। थर्मोकॉल के जरिए अलग अलग पार्ट्स की डिजाइन बनाई गई। हर 10 से 15 दिन में भारत से टीम इंस्पेक्शन के लिए चीन जाती थी। शोल्डर तक तो काम तेजी से हुआ, लेकिन चेहरे पर आकार रुक गया। चेहरे और आंखों की बनावट ही सबसे आकर्षित बनाने का टास्क था। ये तो बात सही है भाई, आंखों से ही तो मूर्ति का असली पता लगता है। चीफ आर्किटेक्ट चेहरे और आंखों की तस्वीरें लेकर 3 बार चीन गए, 18 बार करेक्शन किया और 3 महीने करुणामय चेहरे बनाने में लगे। आंखों की लंबाई 6.5 फीट और हाइट 3 फीट रखी गई। स्टैचू के 1600 अलग अलग पीस तैयार हुए। खासियत यह है कि इसमें कहीं भी वेल्डिंग का साइन नहीं दिखाई देता। मूर्ति पर किए सुनहरे रंग की चीनी कंपनी ने 20 साल की गारंटी दी है। 20 साल तक भाई वैलिड है, ये नहीं उतरेगा। खैर चाइना कमाल है कि चाइना के प्रोडक्ट गारंटी देने लगे। चिन्ना जीआर स्वामी के मुताबिक मूर्ति का 2000 सालों तक कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मूर्ति पंचलोहा से तैयार हुई है। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और टाइटेनियम शामिल है, जो कि मैंने आपको बताया। तो अब कंट्रोवर्सी ये हो गई है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इज मेड इन चाइना, न्यू इंडिया इज चाइना निर्भर। सिंपल यहां पे तो भाई वही बता रहे हैं कि एक एक करके घेरना राहुल गांधी ने शुरू किया है। तो जी किशन रेड्डी ने ये बोला है, ये आप देख सकते हो कि भाई देखो, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है, इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ प्राइवेट स्पिरिचुअल एंटिटी, और ये 8 साल पहले इसको कंसीव किया गया था जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी।
100% फंड्स जो हैं प्राइवेटली इसको रेस किए गए हैं, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट यहां पे नहीं दिया गया। स्टैचू जो है इट इज पीएम्स कॉल फॉर आत्मनिर्भर भारत, मतलब जी किशन रेड्डी जो है बेसिकली ये इस स्टैचू को डिफेंड कर रहे हैं। तो इट वॉज मेड बाई चाइना एयरोसॉन कॉर्पोरेशन। रिपोर्ट से कह रही है कि जो स्टैचू है दैट वॉज कास्ट इन चाइना व्हाइल इट वॉज असेंबल्ड इन इंडिया। इंडिया में असेंबल्ड हुआ, लेकिन जो डिजाइन है वो चाइना में हुई, जैसा कि अभी हमने पिछली स्लाइड्स में देखा। तो यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने ये क्लैरिफाई किया कि सरकार इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है मेरे भाई। जब सरकार इन्वॉल्व ही नहीं है, हमने कोई पैसा नहीं लगाया, 1000 करोड़ में से अभी तक 135 करोड़ खर्च किए गए, लेकिन ये 1000 करोड़ पूरी फंडिंग से आए हैं। ये बाहर जो दान दिया ना, डोनेट किया है, उससे पैसे आए हैं। इसमें सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो पूरा का पूरा ये प्राइवेट इनिशिएटिव था। और ये जो प्रोजेक्ट है ये कांग्रेस के समय इसको कंसीव किया गया था। तो अब इसको टेंडर हालांकि 2015 में मिला, जब पीएम मोदी जो है वो पावर में आए। तो वही चीज है कि एक भारतीय कंपनी थी, बिडिंग कर रही थी, लेकिन बिडिंग में हमेशा चाइना बाजी मारता है क्योंकि वो बहुत ही कम पैसों में काम को करता है। अब ये जो स्टैचू है इट इज इरेक्टेड इनसाइड समता केंद्रम। ये हैदराबाद एयरपोर्ट के पास एक मंदिर है, वहां पे शमशाबाद में मंदिर है, वहां पे आपको समता केंद्रम मिलेगा और वहां पे ये स्टैचू आपको देखने को मिलेगा। तो कोई अगर देखना चाहे तो वो जा सकता है। सो द प्रोजेक्ट वॉज कंसीड बाय चाइनीज आई एम रियली सॉरी चिन्ना जियार स्वामी। द फंड फॉर द प्रोजेक्ट हैज बीन रेज्ड थ्रू डोनेशन और 135 करोड़, 1000 करोड़ में से 135 करोड़ खर्च हो चुके हैं। तो ये इस पे कंट्रोवर्सी है। खैर देखिए ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इस पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। और अच्छी बात है, स्टैचूज का महत्व होता है। बहुत लोग बोलते हैं सर इससे हॉस्पिटल भी बन सकते हैं इससे। देखिए मैं इससे इतना सहमत नहीं हूं। हॉस्पिटल भी बन रहे हैं, स्कूल्स भी बन रहे हैं, पूरी दुनिया में हॉस्पिटल्स भी हैं, स्कूल्स भी और स्टैचूज भी हैं, ठीक है। महान लोगों को आपको बिल्कुल इज्जत देनी चाहिए। ओके, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।